बीएमटी कॉलेज दयालपुर के इतिहास के छात्र छात्राओं, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा की जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने से पूर्व भारत में राष्ट्रवाद की नींव कैसे पड़ी, भारत में राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार क्या थे, उसकी विवेचना करते हुए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करना जरूरी है। यह पाठ्य सामग्री बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार क्या था? भारत में राष्ट्रीयता के विकास अन्य तत्वों के साथ साथ सामाजिक तत्वों से भी प्रभावित हुई। भारतीयों की सामाजिक असंतोष अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रंग भेद तथा प्रजातीय विभेद की नीति के चलते बढ़ती गई। ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दिनों से ही अंग्रेज भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विचार दिया जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य था काले लोगों को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना। 1833 ईस्वी के रानी चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट और 1858 ईस्वी की महारानी के उद्घोषणा में अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि जाति, रंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु ये सिर्फ कागजी घोषणा साबित हुए, क्योंकि अंग्रेज अपेक्षाकृत श्रेष्ठता की नीति से प्रभावित रहे और भारतीयों की योग्यता को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि कॉर्नवालिस के समय से ही यह निर्धारित कर दी गई कि प्रशासन के किसी भी शाखा में 500 पाउंड से अधिक के वेतन के पद पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी। समाज में जातीय भेदभाव के और भी कई उदाहरण थे। अंग्रेजों के क्लबों में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। रेल के डब्बों में भारतीयों के लिए अलग डब्बे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपेक्षाकृत श्रेष्ठता से प्रभावित होकर कई ऐसे कानून बनाए जिससे जातीय विभेद की नीति स्पष्ट रूप से झलकती है। उदाहरण के लिए लॉर्ड लिंटन ने 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया। इसके अनुसार अंग्रेज भारत में अस्त्र शस्त्र रख सकते थे, लेकिन भारतीय क्या थे, इस अधिकार से वंचित थे। कानून के समक्ष भी भारत तथा अंग्रेज एक समान नहीं थे। भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अभियुक्तों की फौजदारी मामलों में सुनवाई का अधिकार नहीं था। इस असमानता को दूर करने के लिए जब 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया तो अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड दोनों जगह इसका घोर विरोध किया। इस विरोध को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में उच्चतम पदों के लिए भी भेदभाव की नीति को चलाया। उदाहरण के लिए सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी वह सिर्फ इंग्लैंड में ही ली जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया। सेना में भी उच्चतम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी और अंग्रेज सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तुलना में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। इस प्रकार इन सभी कारणों से
ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामाजिक असंतोष बढ़ता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई तो यह असंतोष भारतीय राष्ट्रीयता का सामाजिक आधार बन गया, सामाजिक आधार तैयार हो गया। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीयता संस्थापक रूप धारण कर ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली अखिल भारतीय संस्था थी और विभिन्न चरणों में विभिन्न सामाजिक समूह इसमें सक्रिय रहे। प्रारंभ में मुख्य रूप से यह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए प्रजातांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों के भारतीयों की संस्था थी। चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी हो, या बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे उदारवादी हो, या बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे उग्रवादी हो, ये सभी शिक्षित मध्यम वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने ही कांग्रेस की स्थापना की और गांधी जी के आगमन तक इस वर्ग ने ही नेतृत्व प्रदान किया। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन एक शहरी आंदोलन ही मुख्य तौर पर रहा, जिसमें शहरी लोगों ने ही भाग लिया और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी भारत के किसी प्रमुख शहर में ही की जाती थी। भारत की ग्रामीण जनता की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी, क्योंकि गांवों के किसान और श्रमिक इसमें सक्रिय नहीं थे। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित रहने के महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि भारतीय मुसलमान इस आंदोलन से दूर रहे। सर सैयद अहमद खां की अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के बीच पृथकता का बीज बोया। प्रारंभ में ही उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को एक हिंदू संस्था के रूप में प्रदर्शित किया। अंग्रेजों ने इसका लाभ लिया और उसकी अपनी फूट डालो राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता को बढ़ाया। फलस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। अब्दुल रसूल गजनबी और लियाकत हुसैन को छोड़कर शायद ही कोई मुसलमान इस आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सांप्रदायिक तनाव और बढ़ता गया और मुसलमान कांग्रेस से दूर होते गए। 1909 ईस्वी के अधिनियम में भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर अंग्रेजों ने इस सांप्रदायिक तनाव को और भी बढ़ाया। ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक संस्था थी। प्रारंभ से ही यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था रही है। कांग्रेस में कई मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। 1887 ईस्वी में ही कांग्रेस में बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष मनोनीत किया था, जो एक मुसलमान थे। विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बुर्जुआ संस्था थी और शहरी लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसके कार्यक्रम पूंजीवादी ढांचे के तहत बनाए गए थे। लेकिन परंतु यह सच भी है कि गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस का सामाजिक आधार पहले की तुलना में बहुत विस्तृत हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि अब गांधी जी के जन आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्रों से किसान, श्रमिक और शहरी क्षेत्रों में भी बुद्धिजीवी वर्ग के अलावे औद्योगिक श्रमिकों ने जमकर भाग लिया। असहयोग आंदोलन में तो गांधी जी ने मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त किया। इस प्रकार कहा सकता है कि गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित रहा, लेकिन उनके आने के बाद यह एक विस्तृत रूप ले लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार A.R. देसाई इस विचार से सहमत नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ शिक्षित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। सच तो यह है कि 72 सदस्य जो कांग्रेस के पहले दिवस में बम्बई में भाग लिए थे, विभिन्न सामाजिक समूह और वर्गों के थे, जैसे दुकानदार, पूंजीपति, शहरी मजदूर, छोटे व्यापारी, वकील, शिक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदि। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उनकी क्या नीति और कार्यक्रम थे? ये लोग संवैधानिक प्रणाली के द्वारा ब्रिटिश नीतियों के परिवर्तन करना चाहते थे। इस दल के प्रमुख नेता जो थे वह थे दादा भाई नौरोजी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी और लाल मोहन घोष उदारवादी, क्रमिकवाद, संविधानवाद में विश्वास करते थे। वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी विश्वास रखते थे और भारतीय दुर्दशा का कारण अंग्रेजी नौकरशाही को ठहराते थे। उदारवादियों ने क्रांतिकारी तरीकों से अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास नहीं किया। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग मानते हुए भारत से संबंधित नीतियों में परिवर्तन की कोशिश की गई। शुरू में उन्होंने 1-2 वर्ष तक अंग्रेजों का समर्थन भी किया और अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना में न केवल सहयोग दिया बल्कि ह्यूम काफ़ी लोग सक्रिय भी रहा और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष एक अंग्रेज जॉर्ज यूल को बनाया गया। कांग्रेस के उदारवादियों ने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उदारवादियों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग यह भी था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और परिषदों में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अतिरिक्त उदारवादियों ने यह भी मांग रखी कि सिविल सेवा परीक्षा की आयु को बढ़ाया जाए और परीक्षा को भारत में लेने की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षित भारतीय युवक सामाजिक धार्मिक प्रतिबंधों के बावजूद इसमें भाग ले सकेंगे। सेना में भी भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति की मांग की गई। निरंतर बढ़ रही लगान की दर को कम करने की मांग की गई तथा करों के बोझ को कम करने की मांग की गई। कृषि के विकास तथा वैज्ञानिक कृषि पर जोर दिया गया। जल साधनों के विकास की मांग की गई। कृषि के वाणिज्यीकरण का भी विरोध किया गया। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला कि एशिया के विभिन्न स्थानों पर हो रहे साम्राज्यवादी युद्धों के लिए भारतीयों पर करों के बोझ को नहीं बढ़ाया जाए। इस प्रकार उदारवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति वैधानिक प्रणाली से ही करना चाहते थे। 1892 का अधिनियम उदारवादियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। इस प्रकार प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उदारवादियों ने अत्यंत सावधानीपूर्वक साम्राज्यवाद की तलवार के नीचे काम किया, जनमत को जगाया, देश को एक संगठन, एक व्यवस्था प्रदान किया और राजनीतिक आंदोलन को रास्ता दिखाया। भारतीय निर्धनता, औपनिवेशिक स्वतंत्रता, अंग्रेजों की धन निकासी को उजागर करना राष्ट्रवादियों की और उदारवादियों की ही देन थी। विपिन चंद्र के अनुसार असफलताओं के होते हुए भी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को बहुत दृढ़ रखी ताकि उस पर यह आंदोलन अग्रसर हो सके और इसलिए लोग आधुनिक भारत के निर्माताओं में उत्तम स्थान के आधुनिक भारत के निर्माण में उत्तम स्थान के अधिकारी हैं। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।